हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, सेहत से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। अगर आप चल रहे हैं और उस समय आपकी सांस फूल रही है, सीढ़ियां चढ़ते वक्त अगर आप हाँफ रहे हैं, तो ये लक्षण हृदय रोग के हो सकते हैं। सही समय पर बढ़ती हुई सावधानी आपको हृदय रोग या फिर गंभीर बीमारी को रोकने में काफी मददगार होती है। खुद के दिल को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना चाहिए, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं माधवबाग के मध्य प्रदेश जोनल मेडिकल हेड डॉक्टर रंजीत नारंग। डॉक्टर रंजीत, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। डॉक्टर रंजीत, अगर हम भारत की बात करें तो भारत में डायबिटीज के बाद जो सबसे ज्यादा बीमारी के तौर पर उभर रहा है वो है हार्ट डिजीज। क्या ऐसे कारण आपको लगते हैं कि हार्ट डिजीज तेजी से बढ़ रही है और इसके महत्वपूर्ण लक्षण क्या हो सकते हैं? आज के समय पे मैम जो हम देख रहे हैं, डायबिटीज के बाद एक और हृदय रोग हमें बहुत कॉमनली देखने को मिल रहा है। इसका जो मुख्य कारण है वो हमारी आज के समय पे बिगड़ी हुई जीवन शैली। फर्स्ट थिंग जीवन शैली, और जीवन शैली के साथ हमारा आता है खान पान। मतलब खान पान, हमें क्या खाना चाहिए। हम सब लोग अपनी तरफ से बेहतर खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी आजकल के समय पे हमारा जो वर्कआउट है वो थोड़ा सा कम है और खाने में कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें ज्यादा है, या ओवरऑल हम कहें कि ऐसा खाना जो कि हमारे शरीर के अंदर जाके कैलोरी बैलेंस को बैलेंस नहीं कर पाता है, और वही बिगड़ा हुआ खाना या जीवन शैली फाइनली जाके हमें हृदय रोग का कारण बनता है। सिर्फ यही नहीं, इसी के साथ हमारे रिस्क जोन वाले पेशेंट, मतलब कौन से, जिनको पहले से डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, या जिनका वजन अधिक है, ऐसे कैटेगरी वाले पेशेंट कहने को तो कहते हैं कि हाँ हमारा नॉर्मल है, लेकिन यही जब अंदर अनियंत्रित रहा या लंबे समय से रहा तो हम देखते हैं यही व्यक्ति फाइनली जाके कन्वर्ट होता है हृदय रोग में। तो अगर हम इन जीवन शैली को परिवर्तित कर दें और हमारे इन रोगों पे कंट्रोल कर लें तो डेफिनेटली हम अपने हृदय रोग को होने से रोक सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर रंजीत, मैं आपसे चर्चा करूंगी आगे चलकर कि हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए, लेकिन उसके पहले हम यहाँ पर लक्षणों पर ज्यादा चर्चा करेंगे, क्योंकि दिल से जुड़ी जो बीमारी होती है उसका जो सिम्टम्स होते हैं वो कई बार व्यक्ति समझ नहीं पाता, क्योंकि सांस फूलना थकान की वजह से भी हो रहा है, गैस और एसिडिटी की वजह से भी पेट या छाती में जलन हो रही है, या हाथों में दर्द हो रहा है, हाथों में झुनझुनी हो रही तो उसको कमजोरी से जोड़ लिया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे सिमिलर जो सिम्टम्स हैं वो कंफ्यूज कर देते हैं, और क्या इसी वजह से देर होती है, कैसे पहचाने हम? कई बार हमें ये लगता है कि ये लक्षण हमारा सिंपल से सामान्य सा है, और कई बार हम कंफ्यूज होते हैं कि ये हृदय के कारण नहीं है। तो इसका एक सिंपल सा रीजन कैसा है, जब भी हमें लगे कि ये लक्षण हमारे हृदय के हैं तो सबसे पहले अपने इस डर को दूर करने के लिए एक ईसीजी करके देख लेना चाहिए। और एक ईसीजी करने के बाद अगर हमें लगता है कि उसका नहीं है तो एग्जैक्ट हमें देखने के लिए ये जो लक्षण है ये हृदय से है कि नहीं है, हमें एक टीएमटी टेस्ट या कार्डियक स्ट्रेस टेस्ट करके देखना चाहिए, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये कंफर्मेटरी सिम्टम्स हृदय रोग के हैं। अब बात आती है कि ये हृदय रोग के ही लक्षण हैं, ये हमें कैसे या क्यों हो रहा है शरीर में। तो सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है, जब भी हम देखते हैं जब किसी व्यक्ति के शरीर में इस तरीके से गलत खान पान, जीवन शैली और ये जो अनियंत्रित डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या वजन रहा, तो ये धीरे धीरे करके हमारे हृदय की कैपेसिटी को या हृदय के कार्य करने की क्षमता को कम कर देते हैं। और जब ये हृदय के कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है, जिसका कि मुख्य कार्य क्या है, सारे शरीर से खून को लेना और सारे शरीर के खून को पहुंचाना, लेकिन क्योंकि इसकी हृदय शक्ति कम हो जाती है, तब हम जब चलते हैं तो चलते वक्त यही सांस फूलना इसका एक मुख्य लक्षण या प्रधान लक्षण के रूप में हमें दिखता है। और ये लक्षण दिख रहा है मतलब हमें एक ईसीजी या एक स्ट्रेस टेस्ट करके ये कंफर्म कर लेना चाहिए कि कहीं ये हमारा कंफर्मेटरी हृदय रोग के कारण तो नहीं है। डॉक्टर साहब, जैसे कि सांस फूलने का जिक्र किया, कई बार ये देखता है कि कुछ लोग जो हैं चलते हैं उस समय उनको सांस फूलती है, लेकिन वही व्यक्ति जब बैठा है आराम की स्थिति में है तो नॉर्मल लगता है। क्या आपको लगता है कि ये जो समय है इसको अवॉइड नहीं करना चाहिए, इस पर तुरंत हमको कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर से? ये हमारे हृदय रोग होने का पहला और एक मुख्य लक्षण के रूप में हमें दिख रहा है।
मतलब क्या कि जस्ट हम देखते हैं कि पहले जब ये कुछ भी लक्षण नहीं थे तब हमें ना बैठे हुए सांस फूल रही थी ना चलते हुए, लेकिन अगर हमारी ये जीवन शैली अनियंत्रित रही, हमारे अंदर अगर डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या मोटापा, अगर ये कुछ रोग हैं और नहीं भी हैं, हमारी जीवन शैली अव्यवस्थित है, खान पान अव्यवस्थित है, तो ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हृदय के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करते हैं। और ये प्रेशर जब लगातार 2 साल, 5 साल, 10 साल तक रहता है तो ये हृदय की कैपेसिटी कम होने लगती है। अब ये कम हुई कैपेसिटी किस लेवल तक पहुंची है, मतलब अगर हम बैठे हुए हैं उस वक्त तक तो हृदय की कैपेसिटी है बढ़िया और वो हमारा ब्लड सप्लाई करता है, लेकिन जैसे ही हम चले तो हमारे ऑर्गन्स को ब्लड ज्यादा चाहिए, लेकिन हमारे क्योंकि हृदय की कैपेसिटी कम हो चुकी है और हम चल रहे हैं लेकिन वो हृदय को पूरे शरीर में समय पे पहुंचा नहीं पा रहा है, इसी का सिम्टम रूप में हमें दिखता है सांस फूलना। और अगर ये सांस फूलना हमें पहले सिम्टम के रूप में दिख रहा है, मतलब आपको तुरंत जरूरत है एक बार अपने डॉक्टर से, हृदय रोग विशेषज्ञ से या माधव बाग आके आप एक बार सलाह आवश्यक लें। किडनी ट्रबल, हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस, ये जो होते हैं ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे सोने का नहीं है। इसीलिए मैंने ये तय किया कि मेरा बीपी जाएगा, ये जो भी है मेरे पीछे नहीं आएंगे, तो ये बीपी जाना जरूर है। इसलिए मैंने यहाँ से ट्रीटमेंट लिया और मैं आई थी यहाँ बीपी के कारण, मगर मेरा सब जो भी टेंशन है सब गया। और जो डायबिटीज भी मेरा 6.5 था, यानी कि बॉर्डर पे था, मुझे दवा कौन सा भी चालू नहीं था, अभी वो भी नीचे आ गया है। यानी कि एक बीमारी के लिए मैं यहाँ आई और मेरे सब बीमारी यहाँ से निकल गई। ये सब धन्यवाद मैं माधव बाग को दूंगी। माधव बाग में आओगे तो बीमारी मुक्त हो जाओगी। डॉक्टर साहब, ये लक्षण अगर रूटीन में दिख रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर अचानक से महसूस होने लग जाए या देर रात ऐसी स्थिति होती है तो फिर क्या परिवार वालों को भी अब यहाँ पर अलर्ट होने की जरूरत है? उन्हें क्या कुछ करना चाहिए? यस, इस बात पे बहुत जरूरी है कि यहाँ पे परिवार और वो रोगी जिसको ये लक्षण हो रहा है वो बहुत ही अलर्ट हो जाए और इसको हल्के में ना लेते हुए तुरंत जब भी पॉसिबल है पहले एक बार डॉक्टर से संपर्क किया जाए। और संपर्क करने के बाद अगर वहां पे तुरंत इमरजेंसी की जरूरत है तो इमरजेंसी मैनेजमेंट किया जाए। अब जब इमरजेंसी मैनेज हो गई है तब हमें आगे ये फिर से ना हो, इसके लिए हमें एक प्रॉपर उचित आहार विहार, उचित इलाज की आवश्यकता होती है। बिल्कुल, इलाज तक मैं पहुंचूंगी डॉक्टर साहब आपके पास, लेकिन एक महत्वपूर्ण पड़ाव होता है जांच। जैसा कि आपने कहा कि ईसीजी करा लिया जाए, टीएमटी करा लिया जाए। अगर व्यक्ति को ये लक्षण हो रहे हैं तो क्या वो स्वतः करा सकता है या फिर उसको डॉक्टर से कंसल्ट करके करना चाहिए? यहाँ पे सबसे पहले व्यक्ति को एक सिंपल ईसीजी जो कि कोई भी व्यक्ति करा सकता है, और सबसे पहले ईसीजी की जांच करते हुए ये देख लिया जाता है कि हम उसे स्ट्रेस टेस्ट या कार्डियक टेस्ट पे ले सकते हैं क्या। सिंपल ईसीजी हमें यह बताता है कि अभी रिलैक्स स्थिति में, रेस्टिंग कंडीशन में हमारे हृदय की क्या कैपेसिटी है। लेकिन जैसा कि हमने अभी बात की कि रेस्टिंग में सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है, लेकिन कई बार ऐसा महसूस होता है कि हम कुछ काम करते हैं तो सांस फूलती है, या काम करते हैं तो या चलते हैं तो सीने में दर्द होता है। उसी चीज को देखने के लिए हम अपने हृदय को जब चलाते हैं, मतलब जब हम ट्रेडमिल पे थोड़ा सा चलते हैं, तो उस चलने के दौरान जो ईसीजी होती है इसी को हम बोलते हैं कार्डियक स्ट्रेस टेस्ट या टीएमटी। और ये रेस्टिंग ईसीजी को देख करके जब हमने कंफर्म कर लिया कि हाँ व्यक्ति को टीएमटी पे लिया जा सकता है, तो टीएमटी पे लेके डेफिनेटली उसका एक उचित निदान माधव बाग में किया जाता है। बिल्कुल। अब बात आती है कि यहाँ पे पेशेंट को किसी के साथ आने की आवश्यकता है क्या? जरूरी नहीं है, उसके फैमिली मेंबर्स आ रहे हैं तो भी बढ़िया, अदरवाइज ये व्यक्ति खुद भी आ रहा है तो अकेले आके भी उसकी ये जांच बहुत इजीली पॉसिबल है। बिल्कुल। और इसी में गड़बड़ी होने के बाद जरूरत होती है डॉक्टर साहब कि हॉस्पिटल पहुंचा जाए। माधव बाग के बारे में मैं चर्चा करना चाहूंगी कि अगर ऐसी की स्थिति में अगर टीएमटी की रिपोर्ट नॉर्मल नहीं आती है, डॉक्टर्स कंसल्ट करने के लिए कहते हैं, तो फिर यहाँ पर ट्रीटमेंट की शुरुआत किस तरीके से होती है और क्या समझ में आता है कि क्या बीमारी है और आगे चलकर हार्ट अटैक का खतरा होगा या नहीं? जैसे ही हमने यहाँ पे देख लिया कि अगर हमारा टीएमटी नॉर्मल नहीं है, मतलब हम 15 मिनट नहीं चल पाए हैं या इस 15 मिनट के पहले ही हमें चलते वक्त कुछ थकान या सांस फूलना या सीने में दर्द होना, ऐसे कुछ लक्षण दिखते हैं, तो इन्हीं लक्षणों को दूर करने के लिए हमारे हृदय की जो कमजोरी आई है, हमारे हृदय में जो संप्राप्ति हुई है, मतलब जो इश्मिया हुआ है या हार्ट फेलियर हुआ है, इस कंडीशन का निर्धारण करते हुए माधव बाग के द्वारा संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण
इस पद्धति का पंचसूत्रीय माध्यम से अपनाया जाता है। मतलब सबसे पहले पंचकर्म, डाइट, आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल और इसी के साथ हमारा खाना पीना और व्यायाम, इन सबको जब हम अपनाते हैं तो डेफिनेटली हम अपने हृदय को बहुत ही अच्छे तरीके से स्वस्थ बना सकते हैं बिना किसी सर्जरी के। बिल्कुल। और ये पांचों ही स्टेप मैं आपसे विस्तार से जानूंगी डॉक्टर साहब, क्योंकि हो सकता है हमारा कार्यक्रम जो लोग देख रहे हैं वो बिना किसी तकलीफ के अगर इसको अपनी लाइफस्टाइल में शामिल कर लें तो हो सकता है दिल की बीमारी से वो बचें। डॉक्टर साहब, अभी हम चर्चा कर रहे थे हृदय शक्ति प्लस प्लान के बारे में। ये जो प्लान है, ये जो पांचों पड़ाव होता है, उसमें किन बातों का ध्यान रखते हैं, इससे जुड़ी जानकारी आप जरूर दें। हृदय शक्ति प्लस प्लान हमारे ये माधव बाग की तरफ से जन साधारण के लिए एक ऐसा प्रस्तुत किया गया है जिसमें कोई भी व्यक्ति क्लिनिक पे आके अपना एक ईसीजी और अपना एक टीएमटी और डॉक्टर का परामर्श, बीपी, पल्स, शुगर, ये सारी चीजें हम इसमें देखते हैं। और ये देख करके आपका हृदय स्वस्थ है या स्वस्थ करने के लिए हमें कुछ आवश्यकता है, इसका ये निर्धारण हो जाता है। और निर्धारण करने के बाद उपचार करके इसको एकदम से तंदुरुस्त और फिट बना सकते हैं। तो इस तरीके से ये माधव शक्ति का जो हृदय शक्ति प्लान है वो हमने अभी लॉन्च किया हुआ है। मुझे थोड़ा डायबिटीज का हार्ट का प्रॉब्लम था, इसके लिए मैं थोड़ा एलोपैथिक में ट्रीटमेंट लिया। वो लोगों ने बोला था टीडी को करो, एंजियोग्राफी करो, लेकिन मैंने माधव बाग का जाहिरात पढ़कर पेपर में, मैं माधव बाग में इधर वसंत विहार में एक क्लिनिक में आया। वहाँ मुझे हार्ट के लिए अच्छा ट्रीटमेंट मिला। वो जो मेरा पहला जो गोली था डायबिटीज़, वो यूरिक एसिड, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल और बीपी का, ये सब गोली बंद हो गया। अभी मैं इतना अच्छा है, पहला मुझे जीना बीना कुछ चढ़ने को नहीं आता था, अभी मैं खुशी से जीना चढ़ता है, 8-8 माला चढ़ता है, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं बहुत तंदुरुस्त है। और ये इसके लिए मैं माधव बाग को सब मेरा ये देता है कि वो लोगों ने मुझे ये सब बीमारी से मुझे अच्छा किया है और लोगों ने इसका फ़ायदा लेना चाहिए। हार्ट का और डायबिटीज़ का माधव बाग का में ट्रीटमेंट लिया तो ज़रूर ये हो जाएंगे। मैं सबको ये प्रार्थना करता हूँ कि उसने ज़रूर इनका लाभ लेना चाहिए। यहाँ पर सबसे अहम बात ये है डॉक्टर साहब कि अगर आपको लगता है कि टीएमटी में कोई प्रॉब्लम आई है तो क्या ये जो तकलीफ है या जो दिल की ये जो तकलीफ है, क्या ये आपके बताए ट्रीटमेंट से दूर हो जाती है? क्योंकि कई बार देखा जाता है कि वॉल में कोई खराबी है या जो ट्यूब्स हैं वो बहुत ज़्यादा सिकुड़ चुकी हैं। ऐसी बहुत सारी डिजीज़ हमने देखी है कि हार्ट से जुड़ी होती है। तो किन किन चीज़ों में ये पद्धति कारगर है? कई बार हमें ये डर लगता है कि ये हार्ट डिजीज ठीक होगी कि नहीं, खास करके जब हम बाहर लोगों से सुनते हैं तब हमारे मन में ये धड़कन और बढ़ जाती है कि क्या हमारा हृदय रोग ठीक होगा क्या। तो इसके लिए मैं सबसे पहले बोलना चाहूंगा कि हमें अपने मन से डर को निकाल देना चाहिए और एक अच्छे ज्ञान को ले लेना चाहिए, एक अच्छी जानकारी को ले लेना चाहिए। अगर हमें अच्छी जानकारी मिल गई, अच्छी सलाह मिल गई तो हमें इससे डरने की बात नहीं है। अब बात आता है कि यहाँ जो हमने टीएमटी देखी, इस टीएमटी को 15 मिनट पे चलने के बाद हमें अगर 15 मिनट नहीं चल पा रहा है तो दो चीजों का बहुत मोटे तौर पर पता चल जाता है। एक ये कि व्यक्ति कहीं हार्ट फेलियर में तो नहीं है, या दूसरा व्यक्ति को इश्कीमिया तो नहीं है। इश्कीमिया मतलब जो हम अधिकतर सुनते हैं कि हमारे हार्ट में ब्लॉकेज है, खून नहीं पहुंच रहा, और इन्हीं के कारण जो हमें लक्षण होते हैं कि सीने में दर्द या सांस फूलना। तो ये जो हार्ट फेलियर है या इश्कीमिया है, इसी के लिए माधव बाग के द्वारा जो संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण प्रोसेस किया जाता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहता है कि ये ब्लड वेसल्स का लचीलापन, जो अभी हमने देखा कि हृदय की कैपेसिटी कम है या जब हृदय खून को सप्लाई पूरी तरीके से नहीं कर पाता तब ये लक्षण पहुंच पाते हैं। तो इसी खून की ब्लड सप्लाई को बढ़ाने के लिए जो संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण थेरेपी है, ये हमारे इन ब्लड वेसल्स की लचीलेपन को बेहतर करती है। मतलब अगर ये लचीलापन बढ़ गया तो वहां से ब्लड फ्लो ज्यादा हो जाता है, और ये ब्लड फ्लो ज्यादा बन गया तो हमारी ये जो तकलीफें हैं, हमारे ये जो लक्षण हैं, ये बिल्कुल से कम हो जाते हैं और हम वापस से वैसे ही पहुंच सकते हैं अपनी स्वस्थ अवस्था में जैसे कि आज से पहले थे। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, मैं उसको थोड़ा सा विस्तार से आपसे जानना चाहूंगी कि वो जो 5 पड़ाव जो माधव बाग में आप करते हैं, जिससे आपने बताया कि शुद्धिकरण के साथ साथ बीमारियां दूर होती है और दिल वापस अपनी स्थिति में आ जाता है। सबसे पहला जिक्र आपने किया डाइट का। डाइट में हमें क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए अगर दिल को सेहतमंद रखना है?
तो जैसे कि अभी हम देखते हैं कि हमारा जो दैनिक जीवन पे आहार रहता है, मतलब आहार के रूप में हम अधिकतर कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा ले रहे होते हैं। तो उसमें सबसे पहले यहाँ पे बात आती है कि अपने कार्बोहाइड्रेट्स लेवल को या कैलोरीज को अपना कट कर देना। मतलब अगर हम अभी 3 टाइम खाना खा रहे हैं तो उसको अगर हमने 2 टाइम कर लिया, या जहां पे हम 5 रोटी 6 रोटी 3 रोटी खा रहे थे उसको थोड़ा सा कट डाउन कर लिया, तो दिस इज द फर्स्ट कैलोरी कट डाउन एंड द कार्बोहाइड्रेट को कम से कम लेना। सबसे पहला हमें ध्यान ये रखना है कि इस कार्बोहाइड्रेट को कम लेते हुए और ऐसे फूड्स जो कि नेचुरल रिसोर्सेज से हमें ज्यादा मिलते हो, जिसमें कि नाइट्रिक ऑक्साइड ज्यादा मिलता है जो कि हमारी ब्लड वेसल्स की हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा अगर हम आहार लेते हैं तो हम इस होने वाले हृदय रोगों से बच सकते हैं, और बचने के साथ साथ जो हृदय रोग हैं उसको रिवर्स भी किया जा सकता है। नेचुरल फूड से समझे हम कि फ्रूट्स का इंटेक ज्यादा करना है, वेजिटेबल्स ज्यादा खानी है, क्या करना है? यहाँ पे दोनों चीजें आती हैं, मतलब फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। मतलब जब हमारे पास कोई व्यक्ति आता है इसके ट्रीटमेंट के लिए, तो हम सबसे पहले उसका हाइट एंड वेट इसके अनुपात के हिसाब से उसका बीएमआई को देखते हैं, और उसके बीएमआई के अनुसार उसे दिन भर में कितने कैलोरीज की आवश्यकता है उस कैलोरीज के हिसाब से, और ऐसे फूड्स जो कि हमारे इन ब्लड वेसल्स की हेल्थ को इंप्रूव करते हो। मतलब इसमें सलाद आता है, सलाद के साथ फ्रूट्स आते हैं, फ्रूट्स आने के साथ जो नेचुरल फूड्स के रूप में जैसे अलसी हुआ, पंपकिन सीड्स हुआ, इन सब की बहुत सही निर्धारित मात्रा को डिसाइड किया जाता है। सिर्फ यहाँ पे इस फूड्स नहीं, इस फूड्स के साथ साथ ऐसे आहार, मतलब जो हम डेली लाइफ में कार्बोहाइड्रेट के रूप में मेनली राइस या फिर हम गेहूं के रूप में गेहूं के आटे की बनी हुई रोटी खाते हैं, तो इन्हीं को कट डाउन करने के लिए जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है या मल्टीग्रेन से बना हुआ आटा है, ये सारी चीजों की व्यवस्था की जाती है। लेकिन इन सब का मुख्य आधार रहता है हमारा बीएमआई, मतलब हमारे हाइट के अनुपात में हमारा वजन कितना है, यानी कि हमारा बीएमआई कितना है, उस अनुसार प्रति व्यक्ति के हिसाब से ये डाइट अलग अलग हो सकती है। लेकिन अगर हम साधारण रूप से कहना चाहें, कॉमन रूप से, तो सिंपल सा अपने इस कार्बोहाइड्रेट को कम करते हुए, मतलब गेहूं की मात्रा को कम यूज करते हुए मल्टीग्रेन का रूप हम यूज करें, या दालों के रूप में हम दालों को मल्टीग्रेन के रूप में, मतलब मल्टी दाल्स को या दाल की मात्रा को अपने आहार में बढ़ा करके, सलाद की मात्रा को अपने आहार में बढ़ा करके, इस तरीके से हम ये स्वस्थ जीवन शैली या स्वस्थ आहार को अपना सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, लेकिन आपने देखा होगा कि भारत में खास करके छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश ऐसी जगहों पर जहाँ पर चावल का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, गेहूं का उत्पादन ज्यादा होता है, उन्हें ये लगता है कि फ्रूट्स अगर हम खाते हैं तो हमारा पेट नहीं भरता जब तक कि हम चावल ना खाएं, हम रोटी ना खाएं, तो ऐसे में कमजोरी आ जाती है। तो इसके पीछे क्या मिथ है? क्या हम फ्रूट्स या इस तरीके की डाइट लेते हैं तो हमारी सेहत पर कोई फर्क पड़ता है, या स्किप करते हैं हम तो उसका कोई असर पड़ता है? जस्ट ये जो हमें एक मिथ है बहुत कॉमन सा है कि हम अगर रोटी नहीं खाएंगे, हम अगर राइस नहीं खाएंगे तो हमारा पेट नहीं भरेगा। लेकिन इसके पीछे वास्तविकता या हमारे शरीर की वास्तविकता क्या है कि हमारे शरीर के अंदर ग्रेलिन और लेप्टिन, ये 2 हार्मोन्स रहते हैं जो कि ये डिसाइड करते हैं कि हमें कब भूख लग रही है और भूख लगने के बाद हमारा पेट कितना भर रहा है। वैसे भी आजकल के रूप में जो हमने अभी बात कही कि अव्यवस्थित जीवन शैली या दिनचर्या, तो जैसा कि हम जानते हैं हमारे पूर्वजों से हम पहले इसको फॉलो करते थे कि खाना खाते वक्त हमें टीवी नहीं देखना है और बहुत ध्यान से देखना और बहुत चबा चबा के खाना है। सेम लाइक दैट अगर यहाँ पे इस मल्टीग्रेन आहार को या इस आहार को भी अगर हम धीरे धीरे करके खाते हैं, सम्यक रूप से एक माइंडफुल ईटिंग के साथ खाते हैं, तो ये कुछ समय के लिए, क्योंकि हम आदत अपनी चेंज कर रहे हैं, इसलिए ये कुछ समय के लिए 5 से 10 दिन 15 दिन तक हमें परेशानी दिख सकती है। लेकिन ये 10 से 15 दिन के अंदर जैसे ही हमारे शरीर में ये ग्रेलिन और लेप्टिन हार्मोन का रेजिस्टेंस खत्म हुआ, इन हार्मोन की नेचुरल प्रवृत्ति हुई, तो ये तकलीफ भी हमारे शरीर से धीरे धीरे दूर हो जाती है और हम वैसी ही एक आदर्श जीवन शैली, आदर्श आहार व्यवस्था में हम ढल जाते हैं। कुल मिलाकर डॉक्टर साहब, जैसा कि माधवबाग में होता है कि आहार जैसा अनाज खाते हैं वैसी ही सेहत होती है, उसको आप लोग कारगर कर रहे हैं। दूसरा महत्वपूर्ण पड़ाव वो ये कि हमारी लाइफ स्टाइल में हमारी एक्सरसाइज या हमारी वर्किंग कैपेसिटी अब चेंज हुई है, काम का तरीका बदला है। ऐसे में एक्सरसाइज किस तरीके की होनी चाहिए अगर उनको, जिनको सांस फूल रही है या जिनको बिल्कुल भी चलने फिरने की या काम की आदत नहीं है, उनके लिए किस तरीके से प्लान आप लोग करते हैं?
डेफिनेटली मैम, मैं इस क्वेश्चन पे आऊंगा, लेकिन मैं एक जरूर बात कहना चाहूंगा कि हमारे मन में कई बार ये लगता है कि बस हम एक्सरसाइज करते रहें और हर एक्सरसाइज फायदेमंद ही होती है। लेकिन मैं यहाँ पे फिर से कहना चाहूंगा कि प्रति व्यक्ति के हिसाब से ये एक्सरसाइज अलग अलग हो सकती है। जैसा कि अभी हमने बात की थी कि अगर कोई व्यक्ति हृदय रोगी है या उसकी सांस फूलने के लक्षण हमें दिख रहे हैं, तब तो ये और विशेष हो जाता है कि उसके लिए ये एक्सरसाइज अलग से ही होनी चाहिए या एक विशेष रूप से होनी चाहिए। तो अब बात करते हैं कि ये एक्सरसाइज कैसी होनी चाहिए। तो माधवबाग में जब कोई व्यक्ति आता है तो सबसे पहले हमने एक ईसीजी के हिसाब से, एक टीएमटी के हिसाब से और उसका एग्जामिनेशन करके हमें ये पता चल जाता है कि उस व्यक्ति को कितनी एक्सरसाइज करवानी है। और ये जानने के बाद तब हम यहाँ पे एरोबिक एक्सरसाइज या योगा एक्सरसाइज इनका निर्धारण करते हुए हम उन्हें एक्सरसाइज गाइड करते हैं। यहाँ पे गाइड करने के साथ हमारा एक और टूल है MIB पल्स ऐप टूल। मतलब MIB पल्स एप्लीकेशन एक गूगल प्ले स्टोर से हम कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके माध्यम से हम अपने पेशेंट्स को यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्ट के थ्रू कनेक्ट होते हुए उनके लिए पर्टिकुलर, मतलब इन व्यक्ति के लिए, हृदय रोगी के लिए क्या अलग से एक्सरसाइज होनी चाहिए, डायबिटिक व्यक्ति के लिए या हार्ट डिजीज के साथ हाइपरटेंसिव व्यक्ति है, उन सभी के लिए क्या अलग अलग एक्सरसाइज होनी चाहिए, ये हम उन्हें गाइड करते हैं। लेकिन अगर हम एक बात करें एक कॉमन सी कि कौन सी ऐसी एक्सरसाइज है जो कि हम बेस्ट से बिना किसी रुकावट के कर सकते हैं, तो वो है हमारा पैदल चलना। और पैदल चलना ये हमारे लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। लेकिन बात आती है कि इस पैदल चलने के साथ अगर हमें कोई विशेष एक्सरसाइज की जरूरत है तो मैं एक बार रिकमेंड करूंगा कि आप डॉक्टर से जरूर सलाह लें, क्योंकि आपके हृदय की कैपेसिटी कितनी है उस कैपेसिटी को देखते हुए अगर आप विशेष एक्सरसाइज करेंगे तो यही फायदा दुगना हो जाता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जैसा कि माधवबाग में आपने भी कहा कि हृदय रोगियों के लिए HFRT जो ट्रीटमेंट होता है वो पूरे 1 साल तक चलता है, तो ये जो पूरा 1 साल है ये किस तरीके से होता है और खर्च कितना, क्या बहुत ज्यादा होता है? पहले देखने से ऐसे लगता है कि सर ये ट्रीटमेंट तो 1 साल चलेगा या खर्च बहुत ज्यादा आएगा क्या। तो मैं यहाँ पे ये बात क्लियर करना चाहूंगा कि ये जो हृदय रोग का ट्रीटमेंट होता है HFRT या संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण, ये ट्रीटमेंट हमारा रहता है मेनली 90 डेज का। इस मेनली 90 डेज में हमारा एग्रेसिव ट्रीटमेंट होता है कि आपके हृदय को हम बेहतर से बेहतर बना दें, और एक बार इस 90 डेज में आपकी डिजीज रिवर्सल हो गई, हृदय रोग रिवर्स हो गया या हृदय फिट हो गया, इसके बाद बात आती है कि उसके मेंटेनेंस की। मतलब मेंटेनेंस यानी यहाँ पे हर महीने 1 या 2 बार हम मिलते रहते हैं, उनकी थेरेपीज एज पैसिव ट्रीटमेंट के हिसाब से कंटिन्यूस चलती रहती है, ताकि ये पूरे के पूरे 1 साल तक आपका हृदय हेल्दी बना रहे और आपको ये जो जीवन शैली हमने गाइड की हुई है ये आपके जीवन में परमानेंट बनी रहे। तो एग्रेसिव ट्रीटमेंट 90 डेज के होने के बाद वो कहीं गड़बड़ ना हो और इसी को कंटिन्यूस फॉलोअप रखने के लिए ये ट्रीटमेंट हम 1 साल तक कंप्लीट मैनेज रखते हैं। लेकिन इसका एग्रेसिव ट्रीटमेंट मुख्यतः 90 डेज होता है स्टार्टिंग। बिल्कुल। तो काफी अहम जानकारी डॉक्टर साहब आपने दी और उसका सार यही है कि आपको सादे जीवन की तरफ वापस लौटने की जरूरत होगी अगर आपको अपने दिल को स्वस्थ रखना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। तो दिल को अगर सेहतमंद रखना है तो वापस अपने दिनचर्या को सामान्य करना होगा, खान पीन साधारण करना होगा और अपने जीवन में लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज को शामिल करना बेहद जरूरी होगा, तभी हमारा दिल स्वस्थ रह सकेगा। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।